हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ना जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और साथ में ही बता दिया जा रहा है कि मतलब 9th 10th 11th 12th आपकी ग्रेजुएशन और आपकी फर्दर स्टडीज़ आगे तक की स्टडीज़ में भी ये जो चैप्टर है काम आने वाला है। आज तक के रिकॉर्ड में ये देखा गया है मोस्टली जो बच्चे होते हैं 10th क्लास में सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर को लेकर के परेशान रहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है, टफ है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को सभी बच्चों के लिए आसान बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से बात कर लें। तो बेसिक में हम जब बातें करते हैं तो जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उसमें एक फिगर के बारे में बात होती है स्टार्टिंग से लेकर के मोस्टली एंड तक। जिस फिगर की बात होती है जैसा हम आपके सामने दिखा पा रहे हैं वो है एक ट्रायंगल। तो यहाँ पर ना मैंने दो फिगर्स बनाए हुए हैं, एक है ए बी सी और एक है पी क्यू आर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है और सेकंड जो फिगर है वो उसमें भी हमारा जो ट्रायंगल जो लिया हुआ है उसमें एंगल पी क्यू आर जो है वो भी 90 डिग्री है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला एंगल जैसे जो है हमारा ये है 90 डिग्री। सेम एंगल पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर ये भी एंगल है अपना 90 डिग्री। यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर हमारे जो दोनों फिगर जो दे रखे हैं वो 90 डिग्री ट्रायंगल्स ले रखे हैं। इन ट्रायंगल्स के अंदर ये हमें क्लियर हो जाता है कि जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तो हम ट्रायंगल जो लेते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो फिगर बनाए हुए हैं, ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाए हुए हैं ताकि यहाँ पर हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चे जो कि मतलब यूपी बोर्ड से हैं वो भी समझ सकें और जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो भी समझ सकें। जैसा कि हमारा फर्स्ट जो फिगर है ए बी सी, इसके अंदर हमारा जो मैंने लिखा हुआ है कर्ड और यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने हाइपोटेन्यूज। जैसा कि हम आपको बता दें कि यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं उनको जो है मतलब जो एक ट्रायंगल होता है उसकी सारी साइड्स को तीन नामों से जाना जाता है। नंबर एक, जैसे कि अगर हम बात करें लंब, कर्ण और एक आधार, जैसा कि हम इस फिगर में करेंगे। और अगर सीबीएसई बोर्ड में हम बात करें तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ये हम सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए बात करेंगे और ये जो है हम यूपी बोर्ड वाले बच्चों की बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि साथ में हम दोनों बच्चों को लेकर के चला जा सके। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैंने कर्ण लिख चुका हूँ और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिख चुका हूँ, लेकिन मैंने ना तो यहाँ पर लंब लिखा है और ना ही मैंने आधार लिखा है। सेम यहाँ पर ना ही मैंने परपेंडिकुलर की साइड को डिफाइन किया है ना ही मैंने बेस की साइड को डिफाइन किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये दोनों साइडें ऐसी होती हैं जो कि एंगल के अकॉर्डिंग, जो कि एंगल के साथ डिफर करती रहती हैं। जैसे कि अगर हम ऊपर वाले फिगर में देखते हैं, जैसे कि हम लंब, कर्ण और आधार के आधार से देखते हैं, तो जैसे कि हमारा यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा एंगल है थीटा। तो अगर हम इस एंगल को लेकर के चल रहे हैं तो इस एंगल के आधार से हमारी जो साइड होगी सामने, जस्ट एंगल के जो सामने वाली जो साइड होगी उस साइड को हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं लंब, और जो बची हुई जो साइड है उसको हम आधार कहेंगे। सेम अगर यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे अगर हम इस थीटा के एंगल को लेकर के चल रहे हैं तो इस थीटा की जो जस्ट सामने वाली जो साइड है जिसका नाम है पी क्यू, इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और जस्ट उसके जो दूसरी साइड में जो बची हुई है उसको कहेंगे बेस। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम थीटा एंगल नहीं लेकर के चल रहे हैं और अगर एंगल हम लेके चल रहे हैं अल्फ़ा, यदि हमने अल्फ़ा एंगल माना हुआ है तो हम उस केस में क्या करेंगे, जो अल्फ़ा के जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी बी सी, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? लंब कह देंगे। जब हम अल्फ़ा एंगल लेके चल रहे हैं तो हम इसको क्या कह देंगे? लंब कह देंगे। और जो बची हुई साइड होगी उसको हम क्या कह देंगे? आधार कह देंगे। इसी प्रकार से इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं पी क्यू आर वाले ट्रायंगल में, अगर हम इस वाले को एंगल जो है हम लेकर के चल रहे हैं, अगर हम इस वाले एंगल से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं तो जस्ट इसके सामने वाली जो साइड होगी उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और जस्ट जो बची हुई साइड है उसको बेस।
यानी इससे हमारा यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस या फिर कहें लंब और आधार हमारे एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। यदि एंगल हमारा सही है, जिस प्रकार से हमने एंगल को पकड़ा हुआ है, सॉरी, जिस प्रकार से जैसे हमने अगर थीटा को पकड़ा हुआ है, यदि अगर हम थीटा लेकर चल रहे हैं तो उसके आधार से हमारा लंब और आधार कुछ और होगा, और अगर हम अल्फा को लेकर चल रहे हैं तो उसके आधार से लंब और आधार हमारा अलग होगा। यानी परपेंडिकुलर एंड बेस डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन जो हमारी हाइपोटेन्यूज का है या फिर कर्ण का है वो हमारी ऑलवेज सेम रहती है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि लंब, आधार और कर्ण, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया है आपको, उसके आधार से शायद जहाँ तक है आपको मतलब इस चीज़ को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से किसी भी ट्रायंगल के अंदर दोनों वैल्यूज़ या फिर तीनों वैल्यूज़ को हम डिफाइन करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, असल में अगर इसको देखा जाए तो हमारी सिर्फ इसकी ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियो वैल्यूज़ होती हैं। 6 रेशियो वैल्यूज़ किस प्रकार से होती हैं, इनको लिखने का एक पैटर्न है। अगर हम उस प्रकार से लिखेंगे तो हमें याद करने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। जस्ट इन्हीं के जस्ट अपोजिट साइड में लिख सकते हैं हम कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा। ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यूज़ होती हैं। अगर हम इनके आधार से इनको याद करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी हमें याद करने की। जैसे कि जो साइन की वैल्यू होती है वो ऑलवेज कॉस की, कोसेक की अपोजिट होती है, वैसे ही कॉस की सेक की अपोजिट होती है, टेन की कॉट की। अगर हम इधर से देखें कि कोसेक की जो वैल्यू होती है वो हमेशा साइन की अपोजिट होती है, सेक की कोसेक की अपोजिट, कॉट की टेन की अपोजिट। कैसे, अभी बता देते हैं। जैसे कि यदि अगर हम बात करें कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे या फिर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, तो इनकी वैल्यूज़ को याद करने के लिए, वैल्यूज़ को याद करने से मतलब है कि इनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग इनकी जो वैल्यू निकलेगी, इन सभी रेशियोज़ की जो वैल्यू निकलेगी, उन वैल्यूज़ को हम किस प्रकार से पुट करें या फिर किस प्रकार से याद करें, उसके लिए क्या है कि हमने ना एक अपना ही फॉर्मूला बनाया हुआ है कि किस प्रकार से याद करें। जैसे कि अगर हम बात करें यूपी बोर्ड वालों के लिए, तो यूपी बोर्ड वालों के लिए बनाया हुआ है LAL KKA, यानी L लंब, K कर्ण, A आधार। ऐसे ही यहाँ पर PBB HHB, इसका मतलब है परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B फॉर बेस। तो अब यहाँ से ना सारी की सारी वैल्यूज़ हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम यूपी बोर्ड वाले में बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा L/K, यानी L का अर्थ होता है लंब और K का अर्थ होता है कर्ण, यानी ये वैल्यू हो गई हमारी साइन की। तो यहाँ पर हम साइन की वैल्यू लिख देंगे लंब अपॉन कर्ण। लंब का मतलब कह सकते हैं हम परपेंडिकुलर, और कर्ण का मतलब होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही अगर हम कॉस की बात करें तो जब हम कॉस की बात करते हैं तो जस्ट हम उससे अगली वाली वैल्यू पर चले जाते हैं, जैसे आधार और कर्ण। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आधार और नीचे इसके लिख देते हैं हम कर्ण। आधार, आधार का हमारा जो इंग्लिश में बोलते हैं वो कहते हैं हम बेस, सीबीएसई बोर्ड में जिसको बोला जाता है बेस, और कर्ण को जैसे हमने लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज। सेम अब जब हम टेन की बात करते हैं तो टेन की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी L/A, यानी लंब अपॉन आधार। जैसे इंग्लिश में बात करें तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लंब अपॉन आधार। जैसे लंब है हमारा, लंब को हम बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, एंड आधार को बोला जाता है हमारा बेस। जैसा कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि साइन, कॉस और टेन, इन तीनों की जो वैल्यूज़ होती हैं कोसेक, सेक एंड कॉट की बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है। तो हमें ना ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा यहीं से लिख सकते हैं।
जैसे कोसेक की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसका अपोजिट, जहाँ पर होता है लंब अपॉन कर्ण, तो हमारा कोसेक का हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं कर्ण अपॉन लंब, यानी कर्ण हमारा होता है हाइपोटेन्यूज और लंब हमारा होता है परपेंडिकुलर। सेम ऐसी सेक में, सेक का जो होता है हमारा कॉस का अपोजिट होगा, तो जो कॉस की वैल्यू है वो होती है हमारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कर्ण अपॉन आधार। या फिर हम लिखें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट की जो वैल्यू होती है वो जस्ट हमारी टेन की अपोजिट हो जाती है। जैसे कि हमारी बात करते हैं तो यहाँ पर होता है हमारा लंब अपॉन आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार को हम बोलते हैं बेस और लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ से हम हमारी वैल्यूज़ को मतलब शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं इजीली, हम मतलब किसी की भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ना यहाँ से आगे हमें सबसे पहली चीज़ है कि इसमें एक चीज़ और भी होती है जिसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। जैसे एक फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है पाइथागोरस, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जैसा कि हम यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहे हैं जिसका बी एंगल जो है 90 डिग्री है, इसकी ये वाली जो वैल्यू है ये कर्ण है और दूसरी जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो लंब और आधार हैं। तो इस केस में हमारा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ए सी का स्क्वायर इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने लिखा है यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने लिखा है यहाँ पर कि जो ए सी का स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का जो हमारा इस्तेमाल है ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा होने वाला है। इसी फॉर्मूले के बेस के आधार से हम ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज़ की वैल्यू निकालते हैं। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली किस प्रकार से आता है वो मैं आपको एक छोटी सी बता देता हूँ, बाद में हम और डीपली पढ़ेंगे इस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। लेकिन मैं थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे कि अगर हमें दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, यानी कि हमसे पूछ लिया जाए कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी जब हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें कि कॉस थीटा का एक फॉर्मूला लगा करके साइन की वैल्यू पुट करें, या फिर हम क्या करें इस पाइथागोरस थ्योरम या फिर प्रमेय कहें, पाइथागोरस प्रमेय कहें हिंदी में, या फिर पाइथागोरस थ्योरम कहें। पाइथागोरस हिंदी में होता है, पाइथागोरस ही इंग्लिश में होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके आधार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो हमारी वैल्यूज़ जो थी साइन की जो वैल्यू थी यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ से मतलब इसकी वैल्यू से रेक्टिफाई कर लेंगे कि जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू गिवन है हमें 1/2, तो यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी क्या परपेंडिकुलर, और जस्ट नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स यहाँ से हम मतलब क्या रेक्टिफाई कर लेंगे कि परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 1 एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं सपोज़ कि ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर हम इस वाले एंगल को थीटा लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है, परपेंडिकुलर इज़ 1, यानी कि मेरी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 1, और हाइपोटेन्यूज मेरी कितनी है 2। तो मैं बी सी को या तो बी सी मान लेता हूँ या फिर मैं इसको मतलब मान लेता हूँ कि ये एक्स है, मैं इसको मान लेता हूँ एक्स। तो अब हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो हमने क्या काम किया कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा। तो ए सी का स्क्वायर, ए सी इज़ 2, 2 का स्क्वायर। व्हाट इज ए बी? दैट इज 1, 1 का स्क्वायर प्लस बी सी दैट इज एक्स, एक्स का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 4 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो सिंपल वैल्यू है जो हम पहले भी काफ़ी टाइम सॉल्व कर चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी सॉल्व किया है। इन फॉर्मूलास को तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। यानी 1 को हम इधर से इधर लेकर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा, जैसे कि हम इधर से लेकर के आते हैं तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्लियरली हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू √3। यानी कि जो हमारा बेस निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारा √3। और अब हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है? यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस थीटा की। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी? हमने क्या बताया था अभी, जस्ट आपको दिखाते हैं। ये कॉस थीटा की हमने वैल्यू बताई थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारी? √3 एंड देन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है अपनी? दैट इज रूट। तो क्लियर होगा साइज जहाँ तक है। तो कोशिश करेंगे, अपने कमेंट्स बता करके हमें बताएंगे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और कोशिश हम ये करेंगे कि आगे की जो वीडियोस हों तो उनमें और धीरे धीरे से हम इसकी मतलब स्टेप्स बनाते चले जाएं और आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके कमेंट्स हों हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।